जैसे ही बिहार में डिप्टी सीएम पद के लिए सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगी, वैसे ही एक थ्योरी राजनीति के बाजार में सामने आई और वो थ्योरी ये थी कि बीजेपी की पसंद कुशवाहा कोयरी समाज बनता जा रहा है और ये म्यूचुअल भरोसा है। यानी बीजेपी को कुशवाहा कोयरी समाज पर जितना भरोसा है राजनीतिक तौर पर, एक वोटर के तौर पर उस समाज को भी बीजेपी पर अब भरोसा बढ़ता जा रहा है। और देखिए, हरियाणा नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य और बिहार सम्राट चौधरी, ये संयोग कहिए लेकिन इसका प्रयोग जो है वो बीजेपी को मनवांछित फल दे रहा है। बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कुशवाहा कोयरी समाज कहां से मैच विनर बनकर, गेम चेंजर बनकर सामने आ गया, जरा इसको समझते हैं। और इस चर्चा में मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, कितना भारी है ये समीकरण, जरा बताइए। हरियाणा से लेके यूपी फिर बिहार, कुशवाहा कोयरी समाज ये कैसे गेम चेंजर बन गया है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए? मधुर, ये बीजेपी की वो रणनीति है जिस रणनीति ने सियासत की शक्ल बदल दी है। ख़ास तौर पर जो ये नॉर्थ इंडिया की सियासत है उसकी पूरी तस्वीर बदली हुई है। बीजेपी ने जब शुरुआत की कि हम कुशवाहा कोयरी मौर्य शाक के सैनी इस कम्युनिटी को हम पोलराइज करके अपने साथ लाएंगे, तो आप समझिए ये एम और वाई का तोड़, और ये यूपी से शुरू हुआ और बिहार तक गया। और अभी जो सम्राट चौधरी क्या बात बता रहे थे, ये इसी एम और वाई के तोड़ पर मोहर लगाना है कि अब कंटिन्यूएशन में ये चलेगा। अब यादव बीजेपी के साथ नहीं है, वो ये जानता है। तमाम बीजेपी ने कोशिश कर ली, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बना दिया, फिर भी वो यादव का साथ बीजेपी को नहीं मिल रहा है। तो कैंडिडेट कहाँ, जहाँ कैंडिडेट होते हैं, जहाँ रामकृपाल यादव माफ़ कीजिएगा, जहाँ रामकृपाल यादव लड़ेगा वहाँ बीजेपी को वोट मिल जाएगा, लेकिन जनरली वोट नहीं मिलता है। तो अब बीजेपी ने उसका जो काट है ये 2014 से चल रहा है, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और जब से अमित शाह ने यूपी की बागडोर संभाली है, तब से ये कल्टीवेशन चल रहा है कि हम कोयरी को और कुर्मी को, इन दोनों को एक साथ ले आएंगे। और कोयरी समाज को, जिसमें से कुशवाहा कोयरी बड़ा चंक है, बिहार में बात करें 5% हैं, कुर्मी वहाँ पर 2.5% हैं, जो नीतीश कुमार जिस बिरादरी से आते हैं, और वो दूना है जो कुशवाहा समाज है। यूपी की बात करें 7% है यहाँ पर, तो एक बड़ा चंक है। और बीजेपी को लगता है कि अगर ये चंक अपने साथ इंटैक्ट हो गया तो ये समझ लीजिए कि वो है ना कि वो लॉर्ड डलहौजी को पढ़ते थे हम लोग, बांटो और राज करो। ओबीसी में बड़ा बंटवारा, और ये बिहार में नीतीश कुमार तो 20 साल से काम कर रहे हैं। आपको याद होगा नीतीश कुमार का जो प्रयोग 20 साल से रहा है, और अब बीजेपी इसको बड़े पैमाने पर लागू कर रही है। जो नीतीश का बिहार में अजय फार्मूला था, बीजेपी उसको ऑल इंडिया लेवल पे अब लागू कर रही है। आप उत्तर प्रदेश में क्या समझते हैं कि जो एम वाई फैक्टर, जैसे बिहार में उसकी काट के तौर पर अब रिजल्ट जो आते हैं ना, तो चर्चाएं रिजल्ट पे ही होती है। अब रिजल्ट आया भाई 200 पार एनडीए, तो जाहिर सी बात है। अच्छा अभिषेक जी, जातियों को साथ लेकर चलने में कितना दम रखते हैं नीतीश कुमार। अभी मैं देखिए, वो कुर्मी समाज के नेता है, लेकिन कोयरी समाज भी विकल्प होने के बावजूद नीतीश को ही अपना नेता मानता है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो कोयरी समाज को या कुर्मी समाज को बीजेपी एनडीए से जोड़ने की जो कामयाबी जो हासिल हुई है राजनीतिक तौर पर, इसका शिल्पकार आप किसे मानते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? उत्तर प्रदेश में बहुत ही क्लियर है मधुर। यूपी में केशव मौर्य को जो आगे लाया गया था, उसके पीछे की मेन जो फैक्टर यही था। 2016 में केशव मौर्य को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, तो मैसेज यही था कि हमको पूरा ये जो वोट बैंक है कोयरी का, कुशवाहा का, मौर्य का, शाक का, ये पूरे चंक में चाहिए। और जब ये फैसला किया गया तो केशव मौर्य को एज ए फेस प्रोजेक्ट किया गया। केशव मौर्य लगे और 17 में जो नतीजे आए उसने बीजेपी को ये समझा दिया कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एकदम से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। और उसके बाद से बीजेपी चुनाव दर चुनाव इसी को मजबूत करती गई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 में जिस तरह से 47 सीटें आ गई, सिमट गई। 19 का चुनाव जबकि वो मिल के लड़ी बीएसपी के साथ में, तब भी बीजेपी को रोक नहीं पाई। बीजेपी 62 सीटें तब भी ले आई। तो उसकी जड़ में यही था कि ओबीसी का जो एक पूरा इंटैक्ट एक वोट बैंक काफ़ी हद तक इंटैक्ट था, जो समाजवादी पार्टी के पास जाता था,
उस पर सेंध लगा दी बीजेपी ने। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सब करने के बाद, इसके बाद अगला अगला मकसद क्या है। कहानी यहाँ आकर के ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है। भाई केशव मौर्य को इतनी वरीयता क्यों दे रही है बीजेपी। केशव मौर्य अभी बिहार में आप सोचिए, वहाँ पर सह संयोजक बन गए इलेक्शन के, और उसके बाद जब नेता चुनना हुआ तो केशव मौर्य बतौर पर्यवेक्षक वहाँ भेज दिए गए। मुख्य पर्यवेक्षक केशव मौर्य, और उनके अंडर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, उनके अंडर में साध्वी निरंजन ज्योति, एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी उनके अंडर, मतलब उनके नीचे सह प्रेक्षक भेजे गए। तो केशव मौर्य को ये इतना ज़्यादा वरीयता क्यों दी जा रही है। ये सीधा मैसेज है 2027 के लिए बीजेपी का, और बीजेपी को लगता है कि अगर ये जंग ऐसे ही साथ आता गया, ये उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यूपी की बात करें तो क्या बिखराव है इस कम्युनिटी का, क्या सॉलिड बैकिंग है। आप पश्चिम में चले जाएंगे तो वहाँ पर सैनी समाज हो जाएगा, आप ब्रज में आ जाएंगे, कानपुर में आ जाएंगे तो वहाँ शाक्य है, आप पूर्वांचल में आएंगे तो वहाँ पर मौर्य है, कुशवाहा है, एक बड़ा चंक है, और 6 से 7% का इसका पूरा एक वो है। और एक बड़ी बात और है, देखिए ध्यान देने वाली बात है, बीजेपी का गेम क्या ये समझना होगा। बिहार में जो नीतीश ने किया वो लव कुश फार्मूला था, लव कुर्मी कुश कुशवाहा कोयरी समाज, एग्जैक्ट बीजेपी उसको रिप्लिकेट कर रही है, यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है। 24 में अखिलेश ने खेल बिगाड़ दिया था, क्योंकि 24 में क्या हुआ, बहुत सारी कुर्मी सीटें थी जहाँ बीजेपी हारी, कुर्मी बहुल सीटें, अम्बेडकर नगर बीजेपी हार गई, बीजेपी प्रतापगढ़ हार गई। ये वो सीटें थी जहाँ वो मान के चल रही थी कि वो जीतेगी। बीजेपी फूलपुर में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, बहुत मुश्किल जीती फूलपुर, बहुत कम वोट था, बहुत टफ गया बीजेपी का। तो ऐसे में ये 24 में छिटका है, लेकिन वो इसी को बनाने की कोशिश कर रही है कि लव कुश, अगर कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, अगर ये बीजेपी का इंटैक्ट होगा तो आप सोचिए कितना परसेंटेज है, 7 + 6 13%, 13% का ह्यूज वोट चंक है। और इसीलिए 2027 बीजेपी ने मैसेज देने के लिए केशव मौर्य को लगातार प्रमोट करना शुरू कर दिया है। मैसेज एकदम क्लियर है, डाउन द लेयर क्लियर है। अच्छा, इस थ्योरी को आप कितना वजनदार मानते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में अपने पिता लालू यादव के जो दिया गया एक उपहार था राजनीतिक तौर पर MY समीकरण, इसी के भरोसे रह गए, जबकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सिर्फ MY फैक्टर के भरोसे नहीं रह गए। क्या आप मानते हैं ये थ्योरी एकदम सही है, अखिलेश यादव ने इस फैक्टर के आगे भी लकीर खींची है, या मुलायम सिंह यादव की राजनीति को बढ़ाने की नहीं तो कम से कम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने अखिलेश यादव के दौर को सपा का स्वर्णिम काल बना दिया इन टर्म्स ऑफ लोकसभा MP। देखिए, इसमें एक बड़ा फैक्टर है कि अखिलेश यादव ने अपने जीवन की सबसे भयावह हार झेली 2017 में, 47 सीट आ गई तेजस्वी के साथ। जब से तेजस्वी ने होश संभाला है 2015 से, 2015 में उनके साथ में नीतीश थे, 2015 के 2013 में वो छोड़ करके आ गए थे महागठबंधन के साथ में, 2015 में नीतीश साथ में थे। सीटें उनकी करीब 80 के करीब आई थी, जो मुझे याद आ रहा, RJD की सीटें। अब 2020 में बात कर लीजिए, 2020 में कांग्रेस उनके साथ में थी, सीटें उनकी आई थी 75 के करीब आई थी, 75 आई थी। अब 2025 में स्थिति ये हो गई कि तेजस्वी ने अपना सबसे लोएस्ट फेज देखा है, यानी कि अब सीटें उनकी 25 पे टिक गई हैं। तो जो अखिलेश ने देख लिया था, जो झेल लिया था 17 में, उनको समझ आ गई थी कि हमको कोर्स करेक्शन करना है। तेजस्वी के पास वो अपॉर्चुनिटी अब आई है। अब अगर वो समझें तो वो समझ जाएं। अभी देखिए जो टिकट तेजस्वी ने दिया है, 54 यादव, 54 यादव, करीब 55 या 55 यादवों को टिकट दिया है, इतनी बड़ी तादाद में यादव को दिया है। तो मैसेज तो वहाँ चला गया कि आप जो है यादव ही आपकी राजनीति के केंद्र में है, मुस्लिम यादव, और आप लालू यादव की पॉलिटिक्स से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जबकि अखिलेश ने क्या किया, आप 2024 के जो चुनाव हुआ है लोकसभा, उसमें टिकट जो अखिलेश ने दिए, आप बेंचमार्क मान लीजिए कहाँ कहाँ लड़ाया है, किसे लड़ाया है। जो जनरल की सीटें हैं वहाँ भी अखिलेश यादव ने 80 को लड़ा दिया, इसी सोशल इंजीनियरिंग के लड़ा दिया है। कुर्मी को सबसे अधिक टिकट दिया, मतलब आलम यह है कि 11 टिकट करीब दिए तो 7 जीत के आए कुर्मी समाज से, अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के 7 जीत करके आए। बाबू सिंह कुशवाहा जीत के आए, बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी में थे भी नहीं, उनके साथ में बाकायदा पैक्ट किया और जौनपुर से उनको अपना टिकट दिया कि हमारे टिकट पे आप लड़ जाइए।
तो अखिलेश यादव ने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और इसका नतीजा नीचे तक जा रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, ये वो पार्टी नहीं है जिस पर ठप्पा था, ये मुस्लिम और यादव की पार्टी है। हालांकि मैं एक बात आपको और बताऊं, मुलायम सिंह यादव ने भी ये कोशिश खूब की थी। उनके साथ जो सबसे उनके करीबी जो चेहरा थे वो कौन थे? बेनी प्रसाद वर्मा थे। हमेशा उनके साथ चलने वाले, एक पूरा मैसेज जाता था कि बेनी वर्मा हमारे साथ में हैं और यादव के साथ में कुर्मी वोट बैंक भी हमारे साथ में आए, और ऐसे ही और भी समाज को उन्होंने अपने साथ में जोड़ कर फूलन देवी को जेल से निकाल के निषाद मुकदमे कितना वापस लिए, बड़ा उन्होंने मैसेज दिया था और बाकायदा सांसद बनी फूलन देवी। और वो तब किया था उन्होंने जबकि कोई ऐसा सोच नहीं सकता था। एक अर्जुन सिंह जिन्होंने समर्पण करवाया था और उसके बाद मुलायम सिंह जिन्होंने टिकट दिया और फूलन देवी संसद में पहुंच गई। तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन हुआ क्या कि बाद में चल करके ये जैसे सपा कमज़ोर होती गई वैसे वो पुराना वाला ठप्पा मुस्लिम यादव का वो गहराता चला गया। अखिलेश यादव ने कोर्स करेक्शन करने की कोशिश पहले नहीं की, ये भी एक फैक्ट है। अगर वो कोशिश करते तो दिखता, लेकिन 2019 के बाद उनको समझ में आ गया कि नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा। तो 2024 में उन्होंने यादवों में जो टिकट दिए वो सिर्फ अपने परिवार में दिए। हालांकि ये भी डिस्प्यूटेड है कि परिवार में क्यों दिए, वो एक इशू है, लेकिन इसके बाद भी जो बाकी के टिकट उन्होंने बांटे, गैर यादव ओबीसी को बांटे और अच्छे से पूरे उदारता के साथ में दिल खोल के बांटे, वो उनको रिजल्ट दिखा है। 37 सीटें जो आई हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है आपकी के जवाब से कि जैसे हमने बिहार में देखा कि जब मुस्लिम समाज के बीच से किसी का नाम डिप्टी सीएम के लिए महागठबंधन की ओर से सामने नहीं आया और ये वो मान के चल रहे थे कि मुस्लिम वोट कहीं नहीं जाने वाला, मुसलमानों ने भी सीमांचल में बता दिया कि दे हैव ऑप्शन नेम्ड AIMIM। तो जैसा आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की रणनीति है यादव को टिकट न देना, क्योंकि वो ये मान के चलते यादव को टिकट ना देना नहीं है, यादव का टिकट का जो परसेंटेज है वो उसको कंट्रोल रखना। मतलब वो ऐसा नहीं होगा, मतलब ये तेजस्वी वाली गलती नहीं करना कि 55 टिकट दे दिया। 5 दिए ना, लोकसभा में 5 दिए उन्होंने, लेकिन 5 ये नहीं उन्होंने किया कि 5 को 55 कर दें। हालांकि ये विधानसभा था, लेकिन एक लेवल पे आकर रोका उन्होंने। नहीं तो क्या कुछ ऐसा बन सकता है कि यादव समाज में एक मैसेज जाए कि ये तो हमको हमारे जो समाज से कम प्रतिनिधित्व मिल रहा है एसपी को, या वो हर हाल में समाजवादी पार्टी के साथ ही टिके हैं? देखिए, यादव समाज में मुझे लगता नहीं कि इतने ऑप्शंस हैं कि वो ये सोच भी सकें, और उनको ये पता है कि उनका समाज का जो पहले जलवा रहा है पॉलिटिकल, वो तभी होगा जब अखिलेश यादव की सरकार आएगी। सरकार नहीं आएगी तो चलिए ठीक है, दूसरी पार्टी के साथ में वो जुड़ भी जाएंगे, वो उनको अकोमोडेट भी कर लेगी। तो कितना अकोमोडेट कर लेगी, कैसे अकोमोडेट कर लेगी, क्योंकि उसका अपना भी तो लॉयल वोट बैंक है, वो फिर क्या करेगा। तो इसलिए यादव के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं। और भी आपने तस्वीर देखी, सतीश यादव, पिंटू यादव जीत करके आए, तो बहन जी के सामने बाकायदा नतमस्तक हुए, वो तस्वीर आपने देखी होगी। तो ये मैसेज गया कि ऐसा नहीं है कि यादव हर जगह सपा के साथ या आरजेडी के ही साथ है, एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, बट मास में कहाँ है वो मास में वही है जहाँ सपा है, जहाँ आरजेडी है। लेकिन अगर ये मैसेज आप देते हैं कि हम यादवों को ही जम करके सबसे आगे बढ़ के प्राथमिकता दे रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसी गलती होगी जिसकी कोई भरपाई हो ही नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी अपने हाथ जला चुकी है। मुझे लगता है कि उनके पास बार बार हाथ जलाने का ऑप्शन बचा नहीं है अब। अच्छा, मोटे तौर पर क्या आप समझते हैं कि ओबीसी वोट जिधर सत्ता उधर, ये मानते हैं आप उत्तर प्रदेश में? एकदम क्लियर है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम यूपी की बात कर लें, 52% ओबीसी हैं, एक आंकड़ा है 52% ओबीसी अनऑफिशियली। अब 52% ओबीसी में आप यादव को देख लीजिए, 19% हैं यादव, उसमें 11%, मतलब ओबीसी के अंदर बता रहा हूँ मैं, 11% करीब कुर्मी है। तो इस तरह से, और आप ओवरऑल देख लीजिए तो यादव 11 से 12%, कोई कहता है 14% ऐसे हैं, कुर्मी 7% हैं, ये जो कुशवाहा हैं, कोयरी हैं, वो करीब 6% हैं, निषाद 4% हैं, लोध 4% हैं, राजभर 2% हैं, जाट करीब 2 से 3% के बीच में जाट हैं, 2% गुजर हैं, पाल, बघेल, गडरिया 3% है। ये एक ह्यूज कम्युनिटी है, और इस ह्यूज कम्युनिटी को एड्रेस करना ये बीजेपी की मजबूरी है। अगर एड्रेस नहीं करेंगे इसको, बीजेपी छोड़ दी, किसी पार्टी की मजबूरी है। यहाँ तक कि बहन जी ने अभी एक बनाई ओबीसी भाईचारा कमेटी, मुस्लिम भाईचारा कमेटी उनकी बड़ी चर्चित रही है, लेकिन ओबीसी भाईचारा कमेटी बनाई ही नहीं, बाकायदा उसको जम करके प्रचारित भी किया गया, उसकी मीटिंग ली गई, जो कि एकदम क्लियर है। ओबीसी अगर आपके साथ है
तो आपका बेस बन गया सरकार बनाने लायक। अब उसमें बाकी कम्युनिटी जुड़ जाएंगी, आप सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर ये हो गया कि आपकी पार्टी ओबीसी की कम है, वो यादव की पार्टी ज़्यादा है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। ये बात अखिलेश यादव को समझ में आ चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है, हमने बीच में एक स्टोरी भी की थी कि यादव करेगा त्याग और समाजवादी पार्टी के खुलेंगे भाग। वो एग्जैक्टली स्ट्रेटजी यही है मधुर, कि इस बार के चुनाव में यादव के वोट को कम रखा जाएगा। उनको ये समझाया जाएगा कि भाई सत्ता ले लो या टिकट ले लो, जो चाहिए बता दो। और ये एक ऐसा या डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा फार्मूला है, आप जहां रख देंगे अकल आ जाएगी। फिर भाई सत्ता चाहिए, मुसलमानों के लिए भी यही है कि आपको क्या चाहिए, हम दे दें 403 में से 203 टिकट मुसलमानों को, और उसके बाद ये प्लांट हो जाए, ये छप जाए कि ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। हिंदुओं का पोलराइजेशन हो जाए, 47 से 111 आई थी, फिर 47 पर पहुंच जाएं, और आपको फिर क्या मिल जाएगा। तो आपको क्या चाहिए ये तय कर लीजिए। ये एक बात है जो अंदर खाने में ये बातें पहुंचाई जा रही हैं, कही जा रही हैं, और 27 के टिकट में आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अंत में मैं फिर बताता हूं, ये जो कुर्मी कोयरी समाज है, इसके वोटों में कितनी ताकत है, जरा बिहार से समझ लीजिए। कुर्मी समाज की आबादी 2.5%, जबकि 5% आबादी कोयरी समाज की है। 24 कोयरी समाज के विधायक जीते हैं 24 बिहार में, और कुर्मी जाति के 14 विधायक जीते हैं। 71% वोट गया है एनडीए को, 2/3 वोट करीब करीब एनडीए को गया है। उत्तर प्रदेश में, अभिषेक जी मेरा आखिरी सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश में अभी क्या हाल देखते हैं? 4 जून 2024 के बाद से जरा पूरा समीकरण एक मतलब उल्टा पुल्टा दिखाई देता है कि 2022 की बीजेपी अलग थी, 255 सीट, 2024 2 साल में उसको क्या हो जाता है कि दूसरे नंबर की पार्टी हो जाती है लोकसभा में। तो ये सिर्फ जातियों का प्रयोग है या कुछ नाराजगी भी है सरकार से? नाराजगी की जो बात है उसमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी। नाराजगी कहाँ है? नाराजगी आपकी यूपी में गवर्नमेंट के काम करने के तरीके से है क्या? केंद्र से नाराजगी है? अगर केंद्र से नाराजगी है तो यूपी में क्यों दिख रही है, वो बिहार में क्यों नहीं दिख रही है, वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिख रही है, वो हरियाणा में क्यों नहीं दिख रही है, बाकी राज्यों में क्यों इतना अच्छा आपका आ रहा है? आप यूपी में घुस रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बड़ा, चूँकि एक बड़ा गठबंधन आपके खिलाफ था, यूपी में तो ऐसा नहीं था, तो वहाँ क्या हो गया? तो 2 चीज़ें हैं, ये फैक्ट था। और मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि बीजेपी की अपनी रिपोर्ट जो लोकसभा चुनाव के बाद बनाई उन्होंने, उसमें लिखा था कि कार्यकर्ता अपनी सरकार से बहुत नाराज़ था, वो एक इशू था। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं सेकेंडरी इशू। मेन इशू ये था कि आप जाति एड्रेस कर नहीं पाए, और जो छत्री पंचायतें शुरू हुई जब लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ पश्चिम से, उससे एक मैसेज गया कि छत्री नाराज़ हैं, आप छत्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। योगी आदित्यनाथ पर जात विशेष की सरकार चलाने का आरोप शुरू से चस्पा है, तो बाकी जातियां भी गोलबंद होती गईं, और बीजेपी के नेताओं ने उसको रोकने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और सरकार और संगठन उत्तर और दक्षिण दिशा में जा रहे थे, तो कोई कोशिश भी नहीं हुई। डैमेज सबको मालूम था डैमेज हो रहा है, लेकिन डैमेज कंट्रोल इसलिए नहीं किया गया कि सबको लगा कि भाई अगर जीतना होगा मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, और अगर नहीं जीतेंगे तो ये तो समझ जाएंगे कि क्यों हार रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आप बात कीजिए, वो ये बात कहते हैं कि भैया हम तो चाहते थे कुछ झटका लगेगा तो ये समझेंगे, वरना यहाँ तो प्रचंड जो है जातिवाद चल रहा है, यहाँ तो करप्शन की आंधी है, यहाँ तो तहसील में थाने में हमारा कार्यकर्ता मार खा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आवाज़ उठेगी तो ठीक हुआ जो हुआ। यहाँ तक फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सीने में। तो जाति का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें 2 राय नहीं है, और उस जाति के फैक्टर में ओबीसी का फैक्टर टॉप मोस्ट है। और इसीलिए जो हम स्टोरी जो जिस चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी नायब सैनी महाराष्ट्र में, अरे माफ़ कीजिए हरियाणा में, सम्राट चौधरी, केशव मौर्य, ये पूरा मैसेजिंग है कि लव कुश नीतीश कुमार का, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, इन सबको हम एक साथ लेंगे, खास तौर पर कोयरी कुशवाहा को, और एक बड़ा चंक बना करके ओबीसी के अंदर से हम समझ लीजिए कि अगर समुद्र मंथन चल रहा है पॉलिटिक्स का तो ये मक्खन निकालेंगे। और ये जो कोयरी समाज का वोट बैंक है, ये उसी मक्खन की तरह से है। जब ये उभर के सामने आएगा तो मक्खन की और परतें भी आएंगी, दूसरी जो ओबीसी जातियां हैं वो भी उभर करके सामने आएंगी, उनको समझाया जाएगा कि भाई तुम्हारा हक तुमको दे रहे हैं, अभी वो हक कोई और ले जा रहा था। तो एक बड़ा इंटरनल पोलराइजेशन
जिसे कहते हैं, या यू कैन इंट्रा पोलराइजेशन, एक चंक के भीतर का ये पोलराइजेशन है, विद इन ओबीसी का पोलराइजेशन है, जिसे करने की कवायद की जा रही है। मधुर, तो यानी देखिए 4 जून 2024 के बाद से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, 9 अक्टूबर के बाद से बीएसपी के हौसले बुलंद हैं, और बिहार इलेक्शन के बाद से, क्योंकि यादव लैंड में एक बड़ी जीत हासिल की एनडीए ने, बीजेपी के हौसले बुलंद है। गेम इज ऑन, और ऐसा नहीं है कि बीएसपी को आप इस गेम से बाहर कर सकते हैं। अभिषेक जी, मेरा आखिरी सवाल, क्या बीएसपी को इस गेम से बाहर किया जा सकता है क्या? ऐसी सोच, ऐसी धारणा? मतलब ये धारणा वही कर सकता है जिसे चुनाव नहीं लड़ना है, वो ये सोच ले। जिसे चुनाव लड़ना है वो बीएसपी को बाहर कैसे कर सकता है? ये ओबीसी वाले, ओबीसी की, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीएसपी तो ओबीसी का एक चंक ले ही जाती रही है। बहन जी के सारे बड़े नेता बीएसपी के रहे हैं। आप एक लाइन लीजिए, राम अचल राजभर, वो संगठन संभालते रहे लंबे समय तक। लालजी वर्मा, वो विधानसभा में नेता रहे हैं लंबे समय तक। बाबू सिंह कुशवाहा, बहन जी की लगभग हर सरकार में मंत्री बने हुए हैं। तो और स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, इंद्रजीत सरोज तो खैर एससी समुदाय से हो गए, हाँ, धर्मवीर प्रजापति। तो ये एक जो पूरा चंक रहा है, साथ में प्रजापति हो गए, कुशवाहा हो गए, कोयरी हो गए, राजभर हो गए, निषाद हो गए, ये बहन जी ने पूरा चंक रखा है। 206 सीटें 2007 में ऐसे नहीं आई हैं। तो और कहानी बहन जी के साथ एडवांटेज है। समाजवादी पार्टी का दलित वोट बैंक अभी ठीक हुआ है, लेकिन वो बेस नहीं रहा है। बीजेपी ने 2014 के बाद ठीक किया है, मगर वो बेस नहीं रहा है। बिल्कुल सही। बसपा का तो बेस है दलित, वो बेस है, और अगर उस बेस पर वो ले आते हैं ओबीसी का एक चंक, तो उनसे ज़्यादा ताकतवर और अनप्रेडिक्टेबल और कौन होगा। इसलिए खारिज बहन जी को भी कतई नहीं किया जा सकता है, मेरा मानना है। तो ये थी टॉप सीक्रेट की ये चर्चा कि गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर सबकी नज़र है, और इसका असर बिहार में दिख गया। क्या शानदार रिजल्ट, क्या शानदार जीत। हालांकि जो विपक्षी है, जो विरोधी दल हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 10,000 वाली स्कीम नीतीश कुमार की प्रभावी है, उसने जिता दिया। अब देखते हैं 2027 में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी ऐसी कोई स्कीम ला देती है क्या, जो आचार संहिता के बीचों बीच जो सीधे वोटर को फायदा करे। ये सब अभी भविष्य में है, सब देखना बाकी है। लेकिन तब तक के लिए वोट बैंक का जो ये चंक है ना ओबीसी वाला, कोई पार्टी इसको छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये गेम चेंजर है। कभी कभी ये एमवाई पर भी भारी पड़ जाता है, कभी कभी ये डीएम पर भी भारी पड़ जाता है। टॉप सीक्रेट की ये चर्चा पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।